नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं। कौन सी बड़ी खबरें हैं वो यहां पर होती हैं शामिल, और एक्सपर्ट्स के जरिए उसको हम लोग यहां पर विश्लेषण भी करते हैं। आज भी वो क्रम जारी रहेगा और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे खास मेहमान, होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस शो में। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए सर से अपनी चर्चा हम लोग शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं, कौन सी विशेष खबरें हैं जो कि आज हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो एक दिन में बिके हैं 600 से ज्यादा सस्ते घर। कहां का मामला है उसको हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि सस्ते घर आए कैसे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे फिर हम लोग बैंक डेवलपर्स साठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है। क्या है पूरा मामला, इसकी पड़ताल भी हम लोग यहां पर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पीएम आवास योजना के नाम पर घोटाला हुआ है। इतनी बड़ी और इतनी लोकप्रिय योजना होती है, वहां पर अगर ऐसे घोटाले के मामले सामने आते हैं तो फिर थोड़ा सा घबराना यहाँ पर लाजमी है। इसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या मामला है पूरा। उसके बाद डेवलपमेंट फीस में 50% का इजाफा किया गया है। कहाँ हुआ है ये इजाफा, आम ग्राहकों पर इसका असर जो है वो कैसे पड़ेगा, इसकी भी पड़ताल हम लोग करेंगे। साथ ही में जानेंगे 2025 में किस शहर में हुई है रिकॉर्ड लैंड डील्स। कौन से शहर, लैंड्स तो लगातार यहाँ पर महंगे हो रहे हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर रिकॉर्ड डील्स यहाँ पर देखी जा रही हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी, उसकी भी आज हम लोग यहाँ पर पड़ताल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए कहीं फ्लैट बेचने के लिए तरस रहा है तो कहीं उसके फ्लैट तुरंत बिक जा रहे हैं। इस बार डीडीए की जन साधारण आवास योजना 2025 में जबरदस्त हिट रही है। यहाँ पर 15 जनवरी को शुरू हुई इस स्कीम में शामिल सभी 679 फ्लैट्स पहले ही दिन बुक हो चुके हैं। इसमें 496 फ्लैट्स नरेला के A1 से A4 ब्लॉक, 130 फ्लैट नरेला के G7S और 50 फ्लैट रोहिणी और 3 फ्लैट्स नसीरपुर में शामिल हैं। इन फ्लैट की शुरुआती कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 9.18 लाख रुपए पर थी। डीडीए के अनुसार नॉर्थ दिल्ली में नरेला अब डीडीए का मेन हाउसिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। सर, एक महीने पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे नरेला की, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे फ्लैट्स थे जो कि अनसोल्ड थे। करीब 32,000 का जो मुझे आंकड़ा यहां तक याद आ रहा है। अब एक नई योजना यहां पर शुरू की जाती है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि इतने सारे फ्लैट्स तुरंत हाथों हाथ ले ली जाते हैं पहले दिन। क्या वजह लग रही है ऐसा, कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि पहले ही दिन सोल्ड आउट हो गए फ्लैट्स? देखिए अभिषेक, यहाँ पर 9.18 लाख का जो प्राइस टैग है ना, जो इसकी शुरुआती कीमत है, वो आज के तौर पे कहीं पर भी आपको एनसीआर में तो सुनने को नहीं मिलती है। तो जो प्राइस टैग था वो बहुत अट्रैक्टिव था, और 15% डिस्काउंट जो था यहाँ पर, उसने इस एरिया में एफोर्डेबिलिटी को बढ़ा दिया था। और ये बात सब जानते ही हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट होने से एक लीगल ट्रस्ट जो है वो बायर के मन में रहता है। और सबसे बड़ी बात है, लो ईएमआई ब्रैकेट जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि 7 से 9 हजार रुपए के आसपास आता है, ये मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा सूट करता है। और अब आप अगर नरेला की बात करें तो नरेला में धीरे धीरे रोड कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, इस एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेटर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि रेंटल यील्ड जो पोटेंशियल है वो फ्यूचर में एक डिसेंट नजर आ रहा है। तो यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि लॉटरी सिस्टम अगर होता है ना, तो बायर को लगता है कि शायद ये मुझे ना मिले, तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है। तो फोमो के चक्कर में भी बहुत सारे लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि लोग फटाफट ले लेते हैं। और ये आप सब जान रहे हैं कि इस टिकट साइज में डिमांड सप्लाई में गैप है, जिसका फायदा सही समय पर डीडीए ने उठाया है, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी लोगों को डीडीए की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सर, इस योजना के बाद मुझे लग रहा है कि जो बाकी जो बचे हुए इनके फ्लैट्स हैं उस पर भी कुछ ट्रैक्शन आने की उम्मीद की जा रही है, या फिर उसमें भी सरकार जो है वो कुछ ऐसे लुभावनी चीज़ें कर सकती है जिससे कि पुराने जो फ्लैट्स अनसोल्ड है वो भी बिक जाएं पॉसिबली। देखिए अभिषेक, डीडीए के जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिक जरूरतों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लग्जरी एमिनिटीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लिफ्ट, वाटर सप्लाई, पावर बैकअप जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। और मेंटेनेंस क्वालिटी भी आप देखोगे तो शुरू में ठीक रहता है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं होती है। बाद में सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि उस बिल्डिंग को कैसे वो मेंटेन करते हैं। तो लोकेशन अभी
डेवलप नहीं है इन एरियाज में, स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सब अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। मैं नरेला की स्पेशली बात कर रहा हूँ। और एंड यूज फ्रेंडली हाउसिंग है, लेकिन लाइफस्टाइल हाउसिंग मैं इसे नहीं कहूंगा। तो मार्केट के जो फ्यूचर प्लान्स है वो इस स्कीम के अंदर हाईलाइट किए गए थे। ये भी एक रीजन रहा, और प्राइस थोड़ा फ्रेंडली था, ये भी रीजन था। तो ग्राउंड रियलिटी मेरे को अभी लगती है कि 2-3 साल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो पाएगा। तब ये बजट बायर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी जो कि आज था, लेकिन 2-3 सालों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तब लोगों को इसका अच्छा फायदा मिल पाएगा। तो बाकी बचे हुए फ्लैट्स किस रेट पर आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी स्पीडली बिक पाएंगे। सर 10 लाख रुपए से कम के ये फ्लैट हैं, तो फिर क्या लग रहा है पॉसिबली कि एमिनिटीज़ भी जो होंगी वो भी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कमी होंगी, जैसे कि आप थोड़ा सा इसका जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट वाइज, इंफ्रा वाइज अगर आगे पीछे देखा जाए, करीब के एरियाज अगर देखा जाए तो वो तो अभी धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए फ्लैट्स के, उसमें थोड़ा सा हाथ खींचा जाएगा बिल्कुल उसके वाइज। अभिषेक, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अनाउंसमेंट्स यहाँ बहुत सारी हुई है, जी। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं है। और जो पहले बिके हुए फ्लैट्स हैं वो अभी भी कई कई जगह पे खाली है। तो अगर हम इस एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फोमो या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देख के इतना मत अट्रैक्ट हो जाइए कि मैं जाके अभी ले लूं और बगैर जाए ले लूं, मैं कहीं पर भी बैठा हूं, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरूं और मैं इसको ले लूं। इतना मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और देख समझ के ही प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जरा जेवर की ओर। हीड़ा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पर लगभग 973 रिहायशी प्लॉट लॉन्च करने वाला है, जो एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती बस्ती और निवेश की मांग को ध्यान में रखकर लाया गया है। इन प्लॉट्स के आकार 162 से 290 वर्ग मीटर तक होंगे और ये सेक्टर्स 15C, 18 और 24A में स्थित होंगे। लगभग 17.5% प्लॉट किसानों के लिए आरक्षित होंगे जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ था, 5% इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए और बाकी 77.5% आम जनता के लिए अवेलेबल होंगे। इच्छुक खरीदारों को लकी ड्रॉ सिस्टम के लिए आवेदन में प्लॉट की कीमत का 10% यहाँ पर जमा करना होगा। इससे एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। सर ये इलाके जो होंगे वो रहने और निवेश के लिए आप कितने अच्छे मान रहे हैं, और खासकर एयरपोर्ट और जो दूसरी जो कनेक्टिविटी होगी, जो दूसरा इंफ्रा होगा, उसको देखते हुए? देखिए अभिषेक, लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों है। तो लॉन्ग टर्म में लिविंग पोटेंशियल यहाँ मेरे को स्ट्रांग नजर आ रहा है। अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन डेट थोड़ा वीक है वहां, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट आने में थोड़ा सा समय मुझे लगता दिख रहा है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो जरूर ये फ्यूचर प्रूफ है। इंडस्ट्रियल जोन आसपास है, इससे जॉब जॉब क्रिएशन जरूर होंगे यहाँ, और इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेहतर है मेरे को लगता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। और अगर आप इमीडिएटली अभी रहना चाहते हैं तो आपके लिए एरिया ये नहीं है। और प्लॉट ऑनरशिप यहाँ थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, क्योंकि बनाने की इमीडिएट टेंशन नहीं है आपको। और जब बिल्डिंग बन जाती है तो फिर बिल्डिंग के रेट्स कई बार नहीं मिलते हैं। तो ये प्लॉट के ऑप्शन है, इसीलिए मुझे लिक्रेटिव लग रहा है। और अथॉरिटी का एरिया है, तो अगेन गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है तो थोड़ा सा लीगल रिस्क यहाँ कम होता है। और ये मान के चले, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इन एरियाज में, इन लोकेशंस में, तो 8 से 10 साल का होराइजन रखेंगे, तब ये एक आइडियल आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सर सरकार का बैकअप है, ईडा की ओर से लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया कि सेफ्टी कंसर्न्स भी जो होंगे वो भी यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सस्ते प्लॉट की तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर, और जैसे कि निवेश आपने बताया कि 10 साल का होरिजोन करेंगे तो तब जाके एक सब्सटैंशियल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। देखिए अभिषेक, सस्ते प्लॉट्स ईडा के जो है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के, प्राइवेट डेवलपर से तो जरूर ये रेट कम होते हैं। तो लेकिन चीप है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार प्राइवेट डेवलपर की टाउनशिप में ज्यादा वर्क किया होता है, ज्यादा एमिनिटीज होती हैं, अच्छे से मेंटेन किया होता है। एयरपोर्ट हाइप ने बेस प्राइस इस एरिया का, अथॉरिटी का जो है, वो ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा दिया है। तो इनिशियल अलॉटमेंट वालों को थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी जरूर नजर आएगी। और रीसेल में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी तेजी ऑलरेडी देखने को मिलेगी। सर्कल रेट रिवीजन भी हुआ है, तो उससे भी जो बेसिक प्राइस आता है अथॉरिटी का,
उस पर जरूर फर्क पड़ता है, वो इसका असर ऑलरेडी दिख रहा है। तो स्पेकुलेटर अगर आप हैं तो यहाँ मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म विजन में ही आपको रिटर्न मिलेगा, और स्मॉल साइज प्लॉट ज्यादा आपके लिए अफोर्डेबल होंगे, और लकी ड्रॉ में प्रीमियम प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि प्लॉट की लोकेशन अगर अच्छी है तो उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप अर्ली एंट्री का प्लान कर रहे हैं तो आपको जरूर इसमें फायदा मिल सकता है। अर्ली एंट्री का अगर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि सर भी बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर जो निवेश है वो बढ़िया डिसीजन साबित हो सकता है। चलिए, एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो अगली खबर है वो थोड़ी सी घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट को एनसीआर में घर खरीदने वालों के साथ हो रही धोखाधड़ी के मामलों में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बैंकों और डेवलपर्स के बीच गलत साठगांठ, एक तरह से इंग्लिश टर्म जो इस्तेमाल किया गया है वो अनहोली यहाँ पर नेक्सस बोला गया है, उस पर फेडरल एजेंसी की ओर से फाइल की गई 3 चार्जशीट पर 2 हफ्ते के अंदर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। आरोप है कि कुछ डेवलपर्स और बैंकों ने एनसीआर में कई होम बायर्स को धोखा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल जुलाई में सीबीआई ने इस नेक्सस के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा है। मामलों में 1200 से ज्यादा घर खरीदार जुड़े हैं जिन्होंने धीमी प्रोजेक्ट डिलीवरी और लोन विवादों की वजह से अदालत में याचिका दायर की थी। सर, ये साठगांठ जो है असल में डेवलपर्स और बैंकों के बीच में, पहले ये बताइए हमारे दर्शकों की ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे हम लोग सुन रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, धोखाधड़ी देने की जो इनकी जो एक क्रोनोलॉजी होती है, वो कैसे काम करती है? देखिए अभिषेक, चीजों को हाइड करना और सारे फैक्ट्स का सामने नहीं रखना, ओरल कम्युनिकेशन करना, और फ्यूचर में एप्रिसिएशन की गारंटी देना, एश्योर्ड रिटर्न देना, ये सब साठगांठ का रिजल्ट होता है कि बायर फंस जाता। लेकिन यहां बायर अगर सावधानी बरते तो इस साठगांठ से वो बच सकता है। क्या सावधानी बरते, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी भी डेवलपर की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बिल्डर का ट्रैक कैसा है, उसने पीछे कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट में जाकर आफ्टर पोजीशन वाली जो स्टेज है वहां पे जाकर आप वहां के रेजिडेंट से मिले, या अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो जो वहां टेनेंट है या जिन्होंने अपने बिजनेसेस वहां ओपन किए हैं उनसे मिले। तो आफ्टर पोजीशन सर्विस, मतलब सेल सर्विस के बाद क्या सर्विसेज वहां पे डेवलपर की तरफ से मिल रही है, वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमें इस डेवलपर की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, प्री अप्रूवल बैंक लोन, ये आप अपना करा के रखें। डेवलपर ने कौन कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है, जनरली नेशनलाइज्ड बैंक जो है होते हैं वो करीब करीब 30-40 साल का रिकॉर्ड पूरा चेक करके उसके बाद ही लोन देते हैं, तो ट्रस्ट उससे आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन खुद सब चीजें चेक करें, रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करें, एस्क्रो अकाउंट कंप्लायंस जरूर देखें। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में ले, टाइम लिंक पेमेंट प्लान पे बिल्कुल ना लें। अगर किसी टाइप की कोई सबवेंशन स्कीम आपको दिख रही है तो वहां आपकी लोन की एलिजिबिलिटी आज कंज्यूम हो रही है, इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर करें। साइट विजिट पे जाएं, आसपास के पेरिफेरल एरिया में क्या डेवलपमेंट है, उस एरिया का मास्टर प्लान कैसा है। और बार बार मैं आपको रेरा इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट सुनने में आते हैं जो पता लगता है कि साहब ये रेरा अप्रूव नहीं है, मतलब ये रेरा के दायरे में नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेल के लिए है तो वो रेरा के दायरे में है। जो डेवलपर आपको ये कह रहा है रेरा के दायरे में नहीं है, उससे आप बोलिए ये हमें अथॉरिटी से रिटर्न में दे दो कि आपका प्रोजेक्ट रेरा के दायरे में नहीं आता। तो जो भी आपको रिटर्न में देगा उसको आपको पूरा पढ़ना भी है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आए जिसमें ये लिखा गया कि ये प्रोजेक्ट रेरा से एग्जेम्प्ट है। देखो, एग्जेम्प्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर वो चीज सेल के लिए है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। जब मैंने वो लेटर पढ़ा, मेरे पास एक बायर लेकर आए थे, तो जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मैंने ये पाया उसमें लिखा था क्योंकि ये पीपीपी मॉडल के अंदर आपको एक बस स्टैंड बनाने के लिए दिया गया है, और बस स्टैंड बनाना मतलब उस पर कंस्ट्रक्शन करना रेरा के दायरे में नहीं आता, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि आपको कंसेशनल ये दिया गया है। लेकिन उसमें ये कहीं मेंशन नहीं था कि यहां आप सेल करेंगे उसके लिए आपको एग्जेम्प्ट किया गया है। जब मैंने वही लेटर बायर को खुद कहा पढ़ने, तब उनको वो क्लियर हुआ कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड ज्यादातर डेवलपर करते हैं कई बार,
कि हमारा प्रोजेक्ट रेरा से एग्जेम्प्ट है, आपको हर प्रोजेक्ट वो लेना है जो रेरा के अंदर अप्रूव्ड हो। साइट विजिट जरूर करें, ब्रोशर पढ़ें, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ें, उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट मांग के पढ़ें, और आपकी सारी इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, सारी अप्रूवल की कॉपी आपको लेना चाहिए, और कोशिश करें कि ईएमआई प्लस रेंट डबल बर्डन आपके ऊपर ना आए, उससे आप बच सकते हैं तो जरूर बचें। तो ये कुछ टिक पॉइंट्स हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो फिर उसको ध्यान में रखें उसके बाद, ताकि आगे चल के कोई धोखाधड़ी ना हो, जैसे कि इस केस में यहाँ पर देखने को मिला है। सर, जैसे कि ये मामला सामने आया है, अगर डेवलपर और जो बैंक हैं अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उस केस में जो हमारे प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनको क्या कोई राहत या कोई मुआवजा यहाँ पर मिलने की उम्मीद होती है, कि उसमें भी काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है कि अल्टीमेटली दोषी तो पा लिए गए हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है इनको अपना पैसा वापस पाने में, या फिर उनको कुछ रिकम्पनसेट करके दूसरी जगह प्रॉपर्टी दी जाती है? देखिए अभिषेक, होम बायर्स को रिफंड प्लस इंटरेस्ट मिल सकता है, कंपनसेशन फॉर डिले पॉसिबल है, क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो भी डेवलपर के ऊपर आ सकती है, बैंक पेनल्टीज और लाइसेंस सस्पेंशन भी संभव है। ये भी पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट रिकवर गवर्नमेंट की अथॉरिटी खुद कर ले और जो न्यू डेवलपर की अपॉइंटमेंट करके फिर नया डेवलपर उस प्रोजेक्ट को बनाए, और ईएमआई वेवर नेगोशिएशन भी पॉसिबिलिटी है, सिविल स्कोर के ऊपर करेक्शन भी गवर्नमेंट के लेटर से चीजें हो सकती हैं, क्लास एक्शन शूट को का रास्ता भी खुलता है यहां पर, और ये सब करने में समय लगता है। तो प्रोसेस स्लो होता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है, मतलब पेशेंस है लॉन्ग टर्म, तो आप जरूर इसमें जा सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर है कि प्रिकॉशन ही अगर आप ले लें तो आप किसी गलत डेवलपर में फंसेंगे ही नहीं, और अच्छी प्रॉपर्टी लेकर, अच्छा पोजीशन, टाइमली पोजीशन लेकर आप उसमें शिफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब मामला ये है सर कि मिल सकता है लेकिन टाइम टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। बाकी जैसे आपने बताया कि प्रिकॉशंस यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप प्रॉपर्टी अगर खरीदें हैं तो उसमें ड्यू डिलिजेंस करना बेहद यहाँ पर ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। साल 2025 में भारत के हाउसिंग मार्केट में प्रीमियमाइजेशन यानी कि महंगे घरों की मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत वाले घरों का कुल मार्केट शेयर में 63% हिस्सा शामिल रहा, जो 2024 में 53% था। यानी महंगे घरों की हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर बढ़ी है। इस बदलाव से पता चलता है कि हाई इनकम, बेटर लाइफस्टाइल की चाह और एनआरआईज खरीदारों की सस्टेन्ड दिलचस्पी की वजह से लोग प्रीमियम और हाई एंड प्रॉपर्टी को चुन रहे हैं। भले ही कुल घरों की बिक्री में गिरावट आई हो, लेकिन 1.25 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक के जो घरों की लोकप्रियता है उसमें भी तेजी से बढ़ी है, और अब ये सबसे बड़ा सेगमेंट भी बन गया है। इसकी वजह से बाजार में प्रीमियम सेक्शन की सेल्स वैल्यू बढ़ी है, और ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए की सेल्स ड्राइवर भी रहे हैं। सर, लगातार रेट्स तो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि चलो ठीक है कि 1 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं उनका हिस्सा बढ़ गया है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी या फिर मिड सेगमेंट के लिए भी बोलते हैं कि अब जो घर खरीदने का जो सपना है उसके लिए आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, 50 से 1 लाख 1 करोड़ रुपए तक करना पड़ेगा। लेकिन सर, सामान्य जो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि अभी घर वो खरीद पाएंगे, या अभी जो महंगे घर हैं उससे ही उनको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक तरह से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए अभिषेक, मेट्रो सिटीज में जिनका बजट कम है उनके लिए घर खरीदना मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन टीयर 2 सिटीज अभी भी ज्यादा रियलिस्टिक है। रीसेल मार्केट बेटर ऑप्शन होता है ओरिजिनल बुकिंग में जाने से। अगर ओरिजिनल बुकिंग में ठीक रेट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सेकेंडरी मार्केट, रीसेल मार्केट में भी जाके चीजें बाय कर सकते हैं। जो छोटी यूनिट्स हैं उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के बजट में वो आ पा रहा है। यहाँ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स कम हो गए हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ईएमआई बर्डन जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ गई है तो ईएमआई बर्डन भी काफी बढ़ने लगा है, तो ये मिडिल क्लास को प्रॉपर्टी खरीदने से रोक रहा है। को लिविंग ट्रेंड मुझे बढ़ता हुआ यहां दिख रहा है, और रेंटल डिपेंडेंसी भी लोगों की बढ़ रही है। लोग जो खरीद नहीं पा रहे हैं वो रेंटल डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे रिवाइव हो पाए। लैंड कॉस्ट इतनी पहुंच गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग रिवाइव होता मुश्किल दिख रहा है। डेवलपर्स का इंटरेस्ट नहीं है, वो लग्जरी घर बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जब बनेगी नहीं, और लैंड कॉस्ट भी बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है,
तो इसका इफेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई पर पड़ता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का रिवाइवल जरूरी है, एक ऐसा रेट बढ़ाकर लेकर आना कि जिससे डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग बना पाए और फर्स्ट टाइम होम बायर को एक बेनिफिट मिल पाए। तब ये पूरी मार्केट चलती है। सिर्फ लग्जरी बिकेगा तो मार्केट चलती नहीं है। मार्केट तब चलेगी जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी प्रॉपर्टी बाय कर पाएगा। नहीं तो ऑनरशिप ड्रीम जो है वो मुझे असंभव सा होता दिखने लगा है। अफोर्डेबल जो ड्रीम्स हैं लोगों का, यानी कि फर्स्ट टाइम बायर्स खास तौर पे जो हैं, उनके लिए तो वाकई में काफ़ी मुश्किल हो रही है। और जैसे कि सर ने बोला यहाँ पर कि सरकार की ओर से यहाँ पर इंटरवेंशन करने की बेहद ज़रूरत है, ताकि जो फर्स्ट टाइम बायर है और जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं वो घर खरीद सकें यहाँ पर। सर, महंगे घर खरीदना सच में निवेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़ायदेमंद है, कि या फिर ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल और जो एनआरआईज वाला डिमांड जो बढ़ रही है उसकी वजह से यहाँ पर इसको ज़्यादा पुश मिल रहा है, तो उसके लिहाज से ये ठीक है? देखिए अभिषेक, मैं कहूंगा हाई एंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू हाई रिस्क। रेंटल यील्ड लो होती है, 2 से 3%। कैपिटल एप्रिसिएशन डिसेंट है। एनआरआई डिमांड प्राइस सपोर्ट कर रही है, लेकिन एग्जिट लिक्विडिटी यहां स्लो है, बहुत फास्ट नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आप देखेंगे तो लग्जरी होम की बहुत ज्यादा आती है। कई बार ये फील होता है आपको कि मैं अपने ही मकान में किराए पर रह रहा हूं। और ओवर सप्लाई की सिचुएशन का भी खतरा मुझे दिख रहा है। ब्रांड प्रीमियम कई बार देखा जाता है ओवर हाइप्ड हो जाते हैं, जिससे कि लोग रश में ले तो लेते हैं, लेकिन वो प्राइस बहुत ज्यादा सही कई बार ब्रांड के नाम पे नहीं होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ही सूटेबल है। शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स के लिए ये ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की नजर आता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ऐसे घर जो महंगे घर हैं उनका खरीदना यहाँ पर मुनासिब हो सकता है। चलिए दूसरी खबर यहाँ पर बढ़ते हैं। एक और मामला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और रियल एस्टेट डेवलपर माहिरा बिल्डवेल को ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट जो होते हैं उससे जुड़े धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी किया है। ये मामला गुरुग्राम के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने सस्ते फ्लैट से जुड़ा है। माहिरा बिल्डवेल और उसकी कंपनी माहिरा पर गलत तरीकों से लाइसेंस लेने का आरोप लगाते हुए, जिसमें जाली बैंक गारंटी जमा करना और सिग्नेचर बनाना भी शामिल है, पिटिशनर एसोसिएशन ने कहा है कि बिल्डर ने सिर्फ 5 से 7% कंस्ट्रक्शन का काम ही पूरा किया है और घर खरीदने वालों के पैसे हड़प लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों हरियाणा सरकार और बिल्डर से जवाब मांगा है और पाया है कि अधिकारियों ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, जिससे बायर्स को आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है। सर, माहिरा ग्रुप, थोड़ा सा मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, पिछले साल भी थोड़ा सा ये विवादों में रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो गए और रेरा हो गया या फिर सरकार हो गया, दोनों ने इसको थोड़ा सा पुश किया था और कार्रवाई वगैरह की थी। अब मामला लगातार सर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, इस ग्रुप का नाम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके बारे में सर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि थोड़ा सा विवादों में आ रहा है ये ग्रुप। देखिए अभिषेक, आपने काफी चीज खुद बताई कि यहाँ जो अप्रूवल्स ली गई हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट थे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अधिकारियों ने जो अच्छे से वेरीफाई नहीं किया, तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें सब्सिडी भी मिल रही थी। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रॉपर्टी खरीदी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, इनके 2-3 प्रोजेक्ट आए और सब में लोगों ने बढ़ चढ़ के खरीदारी करी। अब खरीदारी कर ली, लोगों ने आशियाना अपना ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट जब रुकना शुरू हुआ, लोगों ने कंप्लेंट की, तब बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई और पता लगा बैंक गारंटी तक फॉर्ज जमा की हुई थी जी। तो ये सिचुएशन आज यहां आके फंस गई है कि अब को डेवलपर भी आके नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर को डेवलपर आएगा तो वो ये देखेगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग जिस रेट पे वो बिकी थी, करीब करीब 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था, जो कि आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उससे ज्यादा होती नजर आ रही है। तो उस रेट के ऊपर अब को डेवलपर का आकर, और जो कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं होने पर, या मान लो पैसा जो आ रहा है, जो रिकवरी होनी है बाहर से, मुझे वो बनता हुआ दिख नहीं रहा। यहां गवर्नमेंट को डेंट, जो कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंस, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, उसका डेंट गवर्नमेंट को खुद लेना पड़ेगा, तब ये प्रोजेक्ट बन सकता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधिकारियों की गलती के कारण
आम होम बायर फंसा हुआ है। तो यहाँ बायर्स की गलती नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छे से वेरीफाई नहीं किया, तो मुझे लगता है उसका दंड बायर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद यहाँ अपनी किसी एजेंसी से काम करवाना चाहिए, और जो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है उसको अपनी जेब से कम उन बायर्स को जिन्होंने आशियाना खरीदा है और गवर्नमेंट की स्कीम समझ के खरीदा है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 हरियाणा के तहत ये स्कीम में अथॉरिटी अलॉटमेंट करती है, तो बायर का ट्रस्ट भी अथॉरिटी के अलॉटमेंट के कारण बनता है। तो वो ऐसे होम बायर्स के साथ धोखा ना हो, बिल्कुल। कोई सी भी एजेंसी हो, लेकिन गवर्नमेंट को उसे पीछे से मैनेज करते हुए इसको पोजीशन तक लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये रियल एस्टेट मार्केट में एक ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही सोच रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ये तो एक हरियाणा का मामला हो गया, लेकिन देश में इतनी लोकप्रिय ये योजना है, वहाँ पर भी क्या लग रहा है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है और इस तरह के जो मामले हैं और भी शहरों में ऑब्वियस बातें हो सकते हैं। कितना बड़ा सर घोटाला मानते हो, कितना बड़ा डेंट मानते हैं सर आप इस जो मामला ये जो उजागर हुआ है यहाँ पर? देखिए अभिषेक, ये बहुत बड़ा डेंट है, और ऐसा एक बिल्डर नहीं है, ऐसे 2-3 बिल्डर सामने आए हैं। तो बायर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा शॉक है, मैं कहूंगा। और ये तो मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूं, ऐसे भी चीजों पे बहुत देखा गया है, क्योंकि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम पीएमएवाई के अंदर होती है, और इसका फायदा सिर्फ नए घर खरीदने पर नहीं है, पुराने घर बनाने पर भी होता है। तो वहां मिडल मैन कई बीच में घुसकर, और उसको जिनको जानकारी नहीं है वहां से कहते हैं हम आपको गवर्नमेंट से रिलीज करवाएंगे, और उसके बदले में एक अच्छा खासा मोटा रकम भी मांगते हैं। तो वो जो एक्चुअल यूजर तक पहुंचने वाली स्थिति है, जब तक उसे स्ट्रांग और नहीं किया जाएगा, तब तक इतनी अच्छी स्कीम होने का फायदा आम बायर तक नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इसमें लेते हैं जिनकी पहले से कई प्रॉपर्टीज है, वो भी इसके अंदर बाय कर रहे होते हैं। तो अगर अच्छी स्ट्रिक्टनेस से इसे उतारा जाए तो ये स्कीम अनबीटेबल है, इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अच्छे से गवर्नमेंट का उस पे ध्यान ना रखना, सख्ताई ना बरतना, उसको कंट्रोल ना करना, ये इस प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे और कई फंसे प्रोजेक्ट्स के लिए और उन होम बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी दर्द की दास्तां बन गई है। सर, इस जो मामला उजागर हुआ है, इसको देखते हुए अब जो नए एंट्रेंट है जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हों, क्या उन्हें पैसा लगाना चाहिए और किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब वो ऐसी स्कीम में पैसा लगा रहे हों, क्योंकि ये बहुत ट्रस्ट की भी बात है यहाँ पर। देखिए अभिषेक, हमें ये समझना होगा कि जब भी आप ऐसी स्कीम में लगा रहे हैं, पहले तो मिडल मैन का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चीजें कर सकते हैं। नेट पे जाइए, गवर्नमेंट से की वेबसाइट का लिंक होगा, .gov.in लिंक होता है, गवर्नमेंट की साइट का एक्सटेंशन होता है। तो जब तक वैसी वेबसाइट ना मिले उस पर आप ऑनलाइन मत जाइए, क्योंकि फ्रॉड साइट्स भी कई बार पॉसिबल होती हैं। दूसरा, ओके। अगर गवर्नमेंट की स्कीम है तो 99.99% ये सेफ है। आपको सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना है, लेकिन यहां अधिकारियों की मिलीभगत का चेक आपके पास नहीं है। आप ये नहीं चेक कर पाएंगे कि कौन सा अधिकारी क्या मिलीभगत करके क्या पिक्चर पब्लिक को दिखाई जा रही है। तो मेरे को लगता है कि आम बायर के पास रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना और गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू ही बाय करना बगैर किसी मिडलमैन के, यही एक रास्ता बचता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने निर्माण कार्य के लिए डेवलपमेंट फीस में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा जैसे 30 से ज़्यादा प्रमुख शहरों में ये बढ़ोतरी की गई है। कुछ जगहों पर लगभग 90% तक भी डेवलपमेंट फीस जो है वो बढ़ाई गई है। एग्जाम्पल के लिए गाजियाबाद में ये शुल्क 2500 रुपये वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4170 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सुविधाओं के विकास के लिए ज़्यादा धन जुटाना है। अब जो भी व्यक्ति या डेवलपर घर, बिल्डिंग या अन्य निर्माण करना चाहता है तो उसे काम करने से पहले ये बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि लगभग 10 साल पहले ये दरें तय हुई थी और तब से लागत जो है वो बढ़ाई दी गई है और महंगाई काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ गई है। सर, क्या इस बढ़े हुए डेवलपमेंट फीस की वजह से नए घर या फ्लैट की कीमतें और बढ़ जाएंगी? बिल्कुल अभिषेक, चूंकि कॉस्ट एस्केलेशन मेरे को लगता है वो अनअवॉइडेबल है। कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा है तो डेवलपर वो बर्डन जो है वो बायर्स पर ही डालेंगे।
और सबसे ज्यादा मेरे को जो इसमें डेंट आता दिखता है वो अफोर्डेबल होम्स, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब बर्डन बढ़ता है तो अफोर्डेबल होम्स बनने बंद हो जाते हैं। और कहीं राइट। ना कहीं जो मार्केट में ऑलरेडी इन्वेंट्री है, वो सेकेंडरी मार्केट में, रीसेल में, वो इन्वेंट्री इनडायरेक्टली उसकी कीमत बढ़ने लगती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है। स्मॉल जो बिल्डर्स हैं जो उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं। और लग्जरी सेगमेंट में जरूर इसको डेवलपर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसका रिजल्ट होता है कि प्रोजेक्ट्स कम आते हैं। तो यहाँ मेरे को रेंटल मार्केट पर भी प्रेशर आता दिख रहा है। जब नए घर नहीं बनेंगे तो रेंटल मार्केट पे प्रेशर आएगा। बायर्स भी हो सकता है कि अपने घर खरीदने के डिसीजंस को डिले करें क्योंकि सप्लाई नहीं है। और ये मेरे को इस सब का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे आता दिखता है। 10 साल के बाद अब ये फीस बढ़ाई गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे बायर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से थोड़ी सी महंगी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, प्लस रेंट के लिहाज से भी यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर वहाँ पर भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए फटाफट कुछ खबरों पर जाते जाते नजर डालते हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर पिछले साल 2025 में भारत का सबसे एक्टिव लैंड मार्केट बनकर उभरा है, जहां 500 एकड़ से ज्यादा जमीन की 32 डील्स हुई हैं। ये देश के सभी रीजन्स में सबसे ज्यादा है। एनालॉग रिसर्च के अनुसार बेंगलुरु और पुणे दूसरे और तीसरे नंबर पर है। एनसीआर 16 डील्स के साथ चौथे पायदान पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में कुल 126 जमीन के सौदे हुए, जिनमें करीब 3772 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी गई है। इनमें से 96 सौदे लगभग 1877 एकड़ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए हुए हैं और बाकी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, मिक्स्ड यूज, डेटा सेंटर्स और वेयर हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। वहीं 2024 में 2514 एकड़ जमीन के लिए 133 डील्स हुई थी। ये रुझान दर्शाता है कि डेवलपर्स भू मांग में भरोसा रख रहे हैं और आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी यहां पर दे रहे हैं। वहीं अवैध निर्माण और सड़क बनाने के लिए काटे गए हैं 83 पेड़। ये खबर है गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियों में अवैध निर्माण और सड़क बनाने के नाम पर 83 पेड़ काटे गए। इसका मामला संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जंगल और पहाड़ी इलाकों में बिना अनुमति सड़क और इमारतों का काम चल रहा था। हरियाणा वन विभाग जब इसे जांचने गया तब इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने इसके खिलाफ फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट्स दर्ज की है। ये इलाका अरावली संरक्षण नियम 1992 के तहत संरक्षित है, जहां बिना सरकारी अनुमति पेड़ काटना या निर्माण करना कानूनी रूप से बैन है। अधिकारियों के निगरानी बढ़ा दी है यहाँ पर, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का यहां पर कहना है कि ऐसी गतिविधियां अरावली के पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल रही हैं और पहले भी कई इलीगल स्ट्रक्चर्स यहां पर बने हुए हैं। सर, इन दोनों में से किसी एक खबर पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अरावली के अंदर जो प्रॉपर्टी सेल हो रही हैं, पहली चीज वो गवर्नमेंट द्वारा इलीगल है, आपको वहां नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग सस्ते के चक्कर में खरीदते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई सस्ती बहुत अगर चीज मिल रही है ना, तो वहां रेड फ्लैग लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ और उसको खुद ड्यू डिलिजेंस करके वेरीफाई करो। कुछ भी सस्ता नहीं है, फ्री लंच, फ्री डिनर कुछ नहीं है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, अगर सस्ता है तो जरूर कोई ना कोई यहां दिक्कत हो सकती है। रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लें, सबसे बड़ा मंत्र। कोई भी अगर कहे कि मेरा प्रोजेक्ट रेरा से एग्जेम्प्ट है तो वो ना माने, उसको छोड़ दें। लेकिन आपको प्रॉपर्टी जो भी लेनी है वो रेरा अप्रूव देनी है, क्योंकि आज आप गलत प्रॉपर्टी ले रहे हो। देखो, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो रेरा उसी एरिया में आपको अप्रूवल देता है, डेवलपर को, प्रोनाइजर को, जहां पे वो मास्टर प्लान में एज पर लैंड यूज बनाया जा रहा होता है। अगर मास्टर प्लान में गैर मुमकिन पहाड़ी है और वहां कॉलोनी काट के डेवलपर सेल कर रहा है तो ये इलीगल है। वहां पे उसे लाइसेंस टू डेवलप अ कॉलोनी नहीं मिलेगा, और जब तक उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक रेरा अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो ये आप मान लीजिए, अगर रेरा नहीं है तो गवर्नमेंट की नजर में वो इलीगल है। ऐसी किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी को बिल्कुल ना ले। ये अरावली वाला कंसेप्ट जो अब सरकार सख्ती दिखा रही है, ये बताता है कि सरकार कभी भी जग सकती है, और जग कर आपके लगाए हुए पैसे पे, आपने पहले जमीन खरीदी और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करी, उसको कभी भी गिरा सकती है। वो बात और है कि गवर्नमेंट को बनते टाइम ही रोकना चाहिए, जब रजिस्ट्रियां होती है तभी रोकना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसको छोड़ते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें एज पर मास्टर प्लान लैंड यूज के हिसाब से ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट का लाइसेंस
उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए, और तीसरा रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर जरूर चेक करके तभी प्रॉपर्टी आप खरीदें। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अल्टीमेटली अरावली की ओर से, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी हाईलाइट भी रहा था ये मामला, और अल्टीमेटली यहाँ पर अगर संज्ञान लिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी बहुत सही चीज़ है। और पृथ्वी सर, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का बहुत बारीकी से यहाँ पर विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द मिलेंगे आपसे प्रॉपर्टी से जुड़े एक और शो में। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।